हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं 12th क्लास केमिस्ट्री का अनसॉल्व्ड पेपर सन 2024 का सेट नंबर 7। ठीक है बेटा, तो आज क्वेश्चन नंबर हम 5वां सॉल्व करेंगे। इससे पहले के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5वें का फर्स्ट, सीसा संचायक बैटरी के डिस्चार्ज होते समय होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखिए। ठीक है बेटा, तो देखो सीसा संचायक सेल मतलब जो हमारे घर में आम बैटरियां होती हैं जिनसे हम ट्यूबलाइट वगैरह जलाते हैं, वो जब धारा उत्पन्न करती है तब की बात हो रही है। तब कौन सी, जब वो धारा उत्पन्न करती है या डिस्चार्ज होती है तब कौन सी केमिकल रिएक्शन उसमें होती है, इसके बारे में हमें लिखना है। ठीक है बेटा, तो जब बैटरी धारा उत्पन्न करती है या डिस्चार्ज होती है तब कौन सी रिएक्शन होती है, तो बेटा इलेक्ट्रोड पर देखो क्या होती है। तो इलेक्ट्रोड पे जो एट एनोड पर रिएक्शन होती है, पीबी का ऑक्सीडेशन होता है, तो ये रिएक्शन टाइप से होती है बेटा। कैथोड पर पीबीओ का रिडक्शन होता है, तो ये इसका देखो रिडक्शन हो रहा है बेटा। ठीक है, ये रिडक्शन होता है इसका। तो नेट सेल रिएक्शन, दोनों रिएक्शन को हम ऐड कर देंगे, दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारा ये फाइनल रिएक्शन ये आ जाएगा। ठीक है बेटा, खैर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। बेटा हमारे सेल दे रखा है और इसमें ये वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है। हमें विद्युत वाहक बल ई सेल नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है बेटा, तो देखो हमारे लिए हमें पता है फॉर्मूला होता है ईसी माइनस ईए, ई सेल इक्वल टू ईसी माइनस ईए। ईसी का मतलब क्या होता है बेटा, कैथोड माइनस एनोड। तो यहाँ पे कैथोड क्या है, एनोड क्या है, उसकी हमें पहचान पहले करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम कैसे पहचानेंगे क्या कैथोड क्या क्या एनोड है बेटा। देखो ए पी सी, ये हो गया एनोड, ये हो गया साल्ट ब्रिज, ये क्या हो गया कैथोड। ठीक है बेटा, तो एनोड क्या हो गया, कॉपर। कॉपर क्या है हमारा, एनोड है, और हमारा ये क्या है, ये कैथोड है। ठीक है, तो कॉपर क्या हो गया, एनोड हो गया। तो बेटा देखो कॉपर हमने ये एनोड किया, इसकी वैल्यू ये रख दी, ये यहाँ रख दिया ऐसे। ठीक है बेटा, इनकी जो वैल्यू रखी है यहाँ वैल्यू लगा दी, नेगेटिव करेंगे यहाँ पे, तो आंसर आएगा हमारा ई सेल नॉट इक्वल टू 0.46 वोल्ट। इतना आंसर रहा। चलो हम देखते हैं खा वाला क्वेश्चन का है, किसी अभिक्रिया के वेग पर उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 50 मिनट में 40% पूर्ण हो जाती है। अभिक्रिया के 80% पूर्ण होने में लगने वाले समय की गणना कीजिए। दे रखा है log 2 इक्वल टू 0.3010 और log 6 की वैल्यू है 0.7782। ठीक है बेटा, चलो हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है। धनात्मक उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, क्योंकि उत्प्रेरक संकीर्ण ऊर्जा को कम कर देते हैं। चलो अब क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। देखो टी इक्वल टू 50 मिनट में, टी इक्वल टू 50 मिनट हमें कहानी पूरी देखनी है। तो टी इक्वल टू 0 पर हमारा रिएक्टेंट 100 होगा, पूरा का पूरा प्रोडक्ट हमारा 0 होगा। लेकिन जैसे ही 50 होगा, मतलब 50% टाइम बीतेगा, तुरंत हमारा प्रोडक्ट जो है वो 40% पूर्ण हो जाता है। ऐसा लिखा हुआ है, देखो बेटा ऐसा लिखा हुआ है। देखो लिखा हुआ है, किसी अभिक्रिया के वेग पर उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 50 मिनट में 40% पूर्ण हो जाती है। 50 मिनट में 40% पूर्ण हो जाती है बेटा। ठीक है, अभिक्रिया के 80% पूर्ण होने में लगा समय बताना है हमारे लिए। ठीक है बेटा, तो देखो T इक्वल टू 0 टाइम पर 100% प्रोडक्ट है हमारा, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट 0 है। जैसे 50 मिनट बीतते हैं, T इक्वल टू 50 मिनट बीतते हैं, तो यहाँ पे हमारा 40 प्रोडक्ट बन जाता है, मतलब हमारा 100 माइनस 40 यहाँ रिएक्टेंट रह जाएगा। तो अब हमारा प्रोडक्ट 80 अगर हो जाए और तो यहाँ से घटेगा, तो हमें वो टाइम बताना है बेटा। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो हमारा एक समीकरण यहाँ से बन जाएगा, एक समीकरण यहाँ से बन जाएगा। देखो तो हम जानते हैं k इक्वल टू 2.3032 t अपॉन t log r नॉट अपॉन r एंड k इक्वल टू 2.303। हमें दो समीकरण बना दिए हमने, एक पहले केस के लिए, एक दूसरे केस के लिए बेटा। ठीक है, तो सुनो हमने ये ऐसे लिख दिया, t की 50 लिख दी यहाँ पे, 100 बटे और 100 माइनस 40 इक्वल टू ये ऐसे लिख दिया बेटा। ठीक है, और यहाँ पे हमें 100 बटे और 100 माइनस 80 ये चीज हमने लिख दी दूसरे केस की। ठीक है बेटा, यहाँ पे हमारे लिए टाइम है, टाइम ये टाइम अलग ज्ञात, ये टी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से जो 2.303 वैल्यू ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आ जाएगा 1/50 log
100/60 इक्वल टू, ये चीज हम सेम सेम ऐसे छाप देंगे बेटा, यहाँ 20 बचेगा। अब यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, बहुत आसान है, ठीक है बेटा। तो यहाँ जब कैलकुलेशन करेंगे log m माइनस एन वाला फॉर्मूला आएंगे, ये चीज आ जाएगी, यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे यहाँ पे जो आंसर आता है हमारा, आता है 157.57 मिनट, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गा उपसंयोजन यौगिकों में आयन समावयवता तथा उप संयोजन समावयवता को उदाहरण सहित समझाइए। तो बड़े देखते हैं आयोनाइज्ड आइसोमेरिज्म या आयन समावयवता, ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं बट जल में घुलने पर अलग अलग प्रकार के आयन देते हैं, आयोनेशन आइसोमर कहलाते हैं। इस घटना को आयोनेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। देखो जैसे ये है और ये, इन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान है, वाटर में डालते हैं तो इस प्रकार से ब्रेक होता है, इसको वाटर में डालते हैं तो इस प्रकार से ब्रेक होता है। देखो दोनों के आयन क्या है, अलग अलग टाइप के हैं, जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान है, तो इसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं, आयन समावयवता कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं उपसंयोजन समावयवता, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। बेटा इसमें क्या होता है, जो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म उन यौगिकों में मिलती है, उन कंपाउंड में मिलती है जिनके कैटायन पार्ट एंड एनायन पार्ट दोनों ही कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं। ये इसकी पहचान है, दोनों ही कैसे होने चाहिए, दोनों कॉम्प्लेक्स होने चाहिए। देखो जैसे ये भी कॉम्प्लेक्स है, ये भी कॉम्प्लेक्स है, इसका ये कॉम्प्लेक्स है, इसका ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो इनमें होगी ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाली आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं बट दोनों कॉम्प्लेक्स के आयनों में उपस्थित लिगेंड्स अलग अलग होती हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमर कहलाते हैं। तो इस घटना को कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। बेटा देखो इन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान, देखो ठीक है बेटा। देखो अगर हम इन दोनों को, देखो ये पूरा एक क्वार्टर कंपाउंड है, ये पूरा क्वार्टर कंपाउंड है, यहाँ पे CN6 है, यहाँ पे भी CN6 है, इसमें कोबाल्ट इसमें क्वार्टर, मतलब तो ये दोनों क्या होगा बेटा, कोऑर्डिनेशन आइसोमर होगा, ठीक है। इस घटना को कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। निम्नलिखित उपसंयोजन यौगिकों में IUPAC नाम लिखिए बेटा, ठीक है। तो हमें IUPAC नाम लिखना है, इसका नाम लिखेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो इसका नाम हो जाएगा डाइक्लोरो, क्या, डाइक्लोरोबिस एथिलीन डाइअमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ठीक है बेटा। और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आयरन थर्ड। आयरन थर्ड क्या है बेटा, आयरन थर्ड जो होता है, यहाँ पे जो आयरन ये वाला काउंटर आयन है, काउंटर आयन, इसके ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा, नहीं होगा बेटा, यहाँ पे +3 होगा। ये वाली चीज यहाँ लिखी जाती है, ये वाली जो चीज है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे करके, देखो ये ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे करके, ठीक है। ये वाली चीज यहाँ लिखी जाती है, ये वाली चीज ऐसे लिखी जाती है। तो पहले धनात्मक होता है, दूसरा ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो Fe+3 की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो यहाँ ऐसे दिखाई जा रही है, काउंटर आयन के रूप में ऐसे दिखा दी गई है, ठीक है। उसके बाद अब होता है इसका नॉमेनक्लेचर, इसका नॉमेनक्लेचर होता है तो वो आता है हेक्सासाइनो फेरेट, क्योंकि ये नेगेटिव पार्ट में है ना, देखो ये नेगेटिव पार्ट में ना बेटा, देखो ये इतना, ये नेगेटिव पार्ट में, तो यहाँ पे फेरेट आएगा, क्या आएगा, फेरेट सेकेंड, ठीक है बेटा। चलो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ से, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 आया था, तो यहाँ पे सेकंड लगा देंगे, तो ये इसका नॉमेनक्लेचर हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है घ वाला, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के बीच अंतर लिखिए। कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें एल्डिहाइड मतलब CHO या कीटो मतलब कार्बोनिल ग्रुप उपस्थित होते हैं, क्या कहलाते हैं बेटा, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। अब देखते हैं दोनों के बीच अंतर क्या है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, मतलब CHO प्रेजेंट होता है, जबकि फ्रक्टोज में कीटो ग्रुप होता है उपस्थित है। ग्लूकोज कम मीठी होती है फ्रक्टोज के कंपेरिजन में, और जो फ्रक्टोज होता है वो प्रकृति में सबसे अधिक मीठी शर्करा होती है। ये दोनों में इनमें अंतर हो गया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, विटामिन ए तथा विटामिन सी के मुख्य स्रोत तथा इनकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में लिखिए। तो बेटा विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल। इनका स्रोत क्या होता है बेटा, मछली का तेल, दूध, मांस, ये यहाँ से पाए जाते हैं। कमी से होने वाला रोग होता है रतौंधी। विटामिन सी की बात करें, विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है बेटा स्कार्बिक अम्ल होता है। स्रोत नींबू टमाटर इत्यादि से पाया जाता है, और रोग होता है स्कर्वी इसमें। ठीक, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं 6वां, तो ये देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।